तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके हमारी एक नई वीडियो पे, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो चैप्टर है हमारे +3 फर्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, या फिर जो स्टूडेंट बीएससी केमिस्ट्री को ऑप्ट करके रखें फॉर देयर ग्रेजुएशन, तो ये चैप्टर उनके लिए। तो मैं यहाँ पर आपको पहले मैं आपके +3 के लिए पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखते हैं आगे चल के 11 और 12 उसके लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये हमारा पहला चैप्टर है अपना +3 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो अभी तो फिलहाल ये लेक्चर डेडिकेट है +3 फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप वीडियो पे आगे बने रहें और मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर इसके पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा, और उसके बाद देखेंगे तो वन शॉट भी अपने को मिल जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर के बारे में। इसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग चीज़ जो आपने 11 और 12 में पढ़ रखा है वो भी पढ़ाऊंगा। और ये स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल, सब स्कूल्स में जो डीयू के वहाँ के ये सिलेबस को फॉलो किया जाता है मेरे लेक्चर्स में। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग अभी चैप्टर को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस चैप्टर में हमारे साथ बने रहे। और उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो देख रखा है, जिसमें मैंने आपको 11th और 12th का रिवाइज कराया था। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख ले, उसका आपको बहुत नीड है इस चैप्टर पे। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने उसमें बोला था रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा, पर मैंने जैसे देखा कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन कॉमन है इस दोनों पे, तो मैंने इस चैप्टर के अंदर ही उसको एक ही साथ पढ़ा दूंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता हो कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या फिर होता है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, जैसे Na+ होता है और Cl- होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, Na जो रहता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और Na+ बन जाता है और Cl-। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है NaCl, वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अपना CH4 का जो बॉन्ड रहता है वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि कार्बन का अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रहता है नंबर वो होता है 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 2.5 और 2.1 इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तभी ये क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये इतना जरूरी नहीं था, बस मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दिया इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने लास्ट वाले को नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक कॉमन पोस्टुलेट बता दे रहा हूँ या कॉमन पॉइंट बता दे रहा हूँ इस चैप्टर का, कि मान लो कि कार्बन है, तो आप कार्बन का आप देखो रहे होगे, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2,6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2,4। तो हमारे मन में हमेशा डाउट आता है कि कार्बन जो है इसका अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी इसके पास क्या मिल जाएगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन इस केस में क्या करता है, तो कार्बन इस केस में ये करता है कि डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन सा जो एटम है वो कैसा है। अगर मान लो कार्बन के साथ जो एटम X कनेक्टेड है, वो X जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। और मान लीजिए कि कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन जो एटम कनेक्टेड है, अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, यानी कि ये ऐसे कार्बन से, तो जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये सिंपल सी बात है, अगर कार्बन के साथ जो है एटम कनेक्टेड, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कार्बन के साथ जो एटम कनेक्टेड है वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव और उसके पास पॉजिटिव। ये आपको चैप्टर के आगे चल के बहुत काम आएगी। अब हम लोग इस पॉइंट के बाद हम लोग डायरेक्ट घुसने वाले हैं चैप्टर में। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने लास्ट वाले को नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट।
तो पहला हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो। एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई अब अलग अलग इंडक्टिव इफेक्ट रहते हैं, अलग अलग टाइप के। अब मैं आपको ये दोनों समझाने जा रहा हूँ। जैसे ये है प्लस आई, तो प्लस आई क्या रहता है, ये करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इसके साथ जो एटम कनेक्टेड है उसको अपना इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, डोनेट कर देता है थ्रू प्लस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इसके साथ जो एटम कनेक्टेड है उससे वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उसके ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देता है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि प्लस आई इफेक्ट का अपना एग्जांपल है O पे माइनस और COO पे माइनस, और क्या है ऑल अल्काइल ग्रुप। ऑल अल्काइल ग्रुप यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप है, जैसे CH3 उसका एक प्लस आई इफेक्ट हो गया, मीथेन, फिर इथेन होता है CH2 CH3 उसका CH3 CH3 उसका 2 प्लस आई इफेक्ट हो गया, और इथेन जैसे 3 कार्बन है तो 3 प्लस आई इफेक्ट, 4 कार्बन है तो 4 प्लस आई इफेक्ट। पर आप जैसे देखोगे आगे चल के मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट 3-4 कार्बन के बाद जीरो हो जाता है, 4 कार्बन के बाद जीरो हो जाता है, तो हम लोग 3 कार्बन तक ही जाते हैं। प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई। 3 प्लस आई किसके लिए, प्रोपेन के लिए। तो ये अपना प्लस आई किसका रहता है, अल्काइल ग्रुप का। आप 12 तक पढ़े रहोगे कि अल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा रहता है, पर जैसे आप प्लस 3 में आ जाओगे या फिर आप BSc कर रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि O माइनस और CO माइनस इसका ज्यादा हो जाता है, माइनस का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको क्या है ना अपने इलेक्ट्रॉन देने का चाहत ज्यादा रहता है, तभी उसका जो ऑर्डर है वो अल्काइल ग्रुप से भी ज्यादा हो जाता है। यानी कि O माइनस इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा एज कंपेयर टू CO माइनस, और उसके बाद अल्काइल ग्रुप से। तो आप कैसे पहचानोगे कि एटम के पास प्लस आई है, या तो वो अल्काइल ग्रुप रहेगा या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रहेगा। और सी माइनस आई का हम लोग देख लेते हैं। माइनस आई का रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कौन से इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें से प्रायोरिटी रहता है NR प्लस का। तो जैसा कि ये माइनस इफेक्ट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, किससे, सामने वाले एटम से। तो ये सबसे ज्यादा किसका होगा, NR3 प्लस का, या कोई भी एटम जिसके ऊपर प्लस कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि प्लस का क्या रहता है, प्लस क्या है, गरीब है, उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है। जैसे आपको उसकी चाहत है जीवन में, किसकी, उसकी नाम नहीं लूंगा तो जवानी का समय हो जाता है। तो जैसे सबको चाहत है स्टेबल होने की जीवन में, तो ये क्या करेगा, NR3 प्लस है, यानी कि ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उसलिए ये क्या करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे करके खींचेगा खींचेगा। तो NR3 प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तभी प्लस का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। तो होप करता हूं आपने इस दोनों प्लस आई माइनस आई को समझ लिया। सिंपल है, कुछ नहीं है। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्लस आई को आप कैसे पहचानोगे, या तो वो अल्काइल ग्रुप रहेगा, O माइनस रहेगा, CO माइनस रहेगा, कोई भी माइनस वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को देने का। अब प्लस आई क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ज्यादा होती है तो जल्दी विड्रॉ कर लेता है, या फिर प्लस वाला। क्यों, क्योंकि प्लस को लाइफ में क्या होना है, स्टेबल होना है, तभी वो जल्दी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो होप करता हूं कि आपने इस दोनों पॉइंट को समझ लिया होगा, प्लस आई और माइनस आई को कैसे पहचानते हैं वो भी समझ लिया होगा। या एक और पॉइंट लिख दे रहा हूं कि आफ्टर 3 और 4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट्स टेंड्स टू 0। 3 से 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट 0 जाता है। होप करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया। और अगर मैं अगर ज़्यादा तेज चल रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग है,
मैं धीरे धीरे करके अपने क्वालिटी अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। आप वीडियो पे आगे बने रहे और इंडक्टिव इफेक्ट का इस पार्ट को नोट कर लीजिए कि आप प्लस आई और माइनस आई दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आप दोनों को कैसे पहचानोगे। और मैं आपको माइनस आई का एक ट्रिक भी दे देता हूँ, फोन कॉल ब्रो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर को याद करने का ट्रिक है, फोन कॉल ब्रो, ब्रो को फोन करो। ये ट्रिक है, ये हमारे एनआईटी के सर ने दिया था, मास्टर सचिन। तो ये क्या है, हम लोग का एक सीक्वेंस है, इसको याद करना है। और इसका प्रायोरिटी कैसे हो जाएगा, फोन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। तो आप बोलोगे सर आपने बीच में ON को क्यों डाला जब इसका प्रायोरिटी ऐसा है। तो इसको बीच में डालने का सिंपल रीजन ये है कि हमारा जो है सीक्वेंस अच्छा से बने रहे। अगर ऐसे रहता FCl Br तो आपको क्या मजा नहीं आता, फोन कॉल ब्रो एक हमेशा याद आ जाए। तो कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है तो आप डायरेक्ट बोलोगे फोन कॉल ब्रो। और जब आपको क्वेश्चन करना रहेगा तो आप प्रायोरिटी कैसे देखोगे, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, ये दोनों कहाँ आ जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया, प्लस आई माइनस आई, उसको पहचानने का तरीका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपना पावर, ये क्या है, ट्रिक है। मेरे साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ट्रिक का वैल्यू केमिस्ट्री में क्या होता है, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। बस वीडियो पे आगे बने रहे और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ आप लोग को एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ CN है सियानो और यहाँ पर CCH है इथाइन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो है माइनस इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ये दोनों sp सेंटर, जैसे ये कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक सिग्मा बॉन्ड इधर, ये क्या sp, एक कार्बन इधर एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक इधर सिग्मा बॉन्ड sp, दोनों sp सेंटर है, यानी कि दोनों क्या इफेक्ट रहेगा, माइनस इफेक्ट। सॉरी मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था, माइनस आई पे वहां लिख दीजिए कि sp सेंटर क्या होता है, माइनस आई। तो दोनों में आप देखोगे कि दोनों का सेंटर क्या है, माइनस आई। तो दोनों में तो माइनस आई। फिर आप बोलोगे सर कि CN सियानो का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू CH। तो यहाँ सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन उसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप कैसे पहचानोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके पास क्या इफेक्ट होगा, माइनस आई। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो C के बगल में N है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद करेगा, क्या करेगा, मदद करेगा। उसलिए CN का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या माइनस इफेक्ट है वो ज्यादा है किससे, C से, क्योंकि C और C सेम है, वो कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ कार्बन बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो जो नाइट्रोजन है वो भी उसको हेल्प करेगा खींचने में। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और कार्बन दोनों भाई भाई हैं तो कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है being electronegative group, it is helping carbon to withdraw electron from the other atom which is connected with carbon। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो इसका ये रीजन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि being sp center CN has more minus I than CC because N is helping carbon to withdraw electron। दोनों केस में कार्बन कार्बन एक दूसरे से बगल वाला एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, पर नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो ज्यादा हेल्प कर रहा है किसको, कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को खींचने में। तभी CN का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस CC। तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझा दिया, उसके दोनों टाइप के बारे में बता दिया, प्लस आई और माइनस आई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का, इट शोज पोलैरिटी। पोलैरिटी यानी क्या होता है, जहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा हो। अब चार्ज सेपरेशन कहाँ होता है या आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कौन सा कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पोलर में आप एग्जाम्पल दे सकते हो वाटर का, क्या है ये, वाटर। वाटर का शेप कैसे होता है, OHH, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन क्या उससे कम है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यानी कि वो कंपाउंड क्या है, पोलर है। और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि CH4, क्या है ये CH4। आपको पता है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो उसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर पहला क्या है, आपने समझ लिया कि पोलर और नॉन पोलर को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जहां चार्ज सेपरेशन जहां होगा वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। ये क्या है अपना खोपचा, इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको ये बहुत काम आएगा। यानी कि आप डायरेक्ट, मैं आपसे पूछूंगा या कोई भी आपसे पूछेगा, आपका स्कूल का मास्टर आपकी वो आपसे पूछेगी कि बताओ पोलर कंपाउंड क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे पोलर, यानी कि जहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है। आप OH में जानते हो चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से। अगर दो कंपाउंड आपस में ऑपोजिट नेगेटिविटीज के हैं या एक पॉजिटिव या नेगेटिव का, तो वहां पर क्या होगा, चार्ज सेपरेशन। तो वाटर में भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है, लेकिन CH4 में नहीं हो रहा, तो वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर का मतलब आप समझ गए। अभी मैं आपको पहला हमारा क्या है, इट शोज डायपोल। अब डायपोल क्या होता है, डायपोल कुछ नहीं होता है, अलग अलग पोल क्रिएट होना, क्रिएशन ऑफ डिफरेंट पोल, यानी कि अलग अलग पोल का बनना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल। अब डायपोल कैसे बनेगा, जहां पर चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस करेगा। तो मैं आपको यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, चार्ज सेपरेशन जहां होगा, यानी कि वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर, और वो क्या क्या शो करेगा, डायपोल। ये अपना इस टॉपिक का आन मान प्राण जान जान शान सब कुछ है। ठीक है, जहां चार्ज सेपरेशन होगा वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर, और वो क्या होगा, डायपोल, यानी कि दो पोल का क्रिएशन। अब यहां आप देख सकते हो, आप डायपोल को कैसे दिखाओगे, ऐसे करके एरो दिखाओगे, उसके ऊपर ऐसे एक मार्क करोगे, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम की तरफ जाएगा। तो इसको छोड़ के पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूं। जैसे कार्बन क्या है, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव मान लीजिए, तो इसके ऐसे चल जाएगा। अब यहां देखिए कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन को आप देख लीजिए, आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पर भी क्लोरीन और कार्बन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। अब ये हाइड्रोजन, तो इसके ऐसे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ क्लोरीन क्लोरीन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इन केस यहाँ पर इसका डायपोल क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग डायपोल मोमेंट के सिंबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डायपोल मोमेंट एक जगह कहाँ होगी। तो जैसा कि आप ये एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ CCl है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर भी H रख देते हैं। तो डायपोल आपको क्या होता है, जहां पर चार्ज सेपरेशन, तो कार्बन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा डायपोल, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे। पर आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो है वो एज कम्पेयर टू क्लोरीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये मान लो यहाँ तक गया, तो हाइड्रोजन बस इसको यहाँ तक कैंसिल आउट कर पाया, तो इतना जो एरिया है ये तो बच गया। एक मैं आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इतना एरिया तो बच गया, तो क्या है यहाँ पर डायपोल मोमेंट होगा। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्लोरीन डोमिनेट कर रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाता है इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट तो होगी। इसको हम लोग ऐसे करके डायपोल मोमेंट को दिखाने का सिंबल है म्यू, और उसको जो हम लोग इंडिकेट करें कि यहाँ पर ये पोल जनरेट हो रही है, यहाँ कैसे हो रही है, तो उसको लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करेंगे। ये एरो का इस्तेमाल हम लोग उसको ऐसे दिखाने के लिए करते हैं, और उसका सिंबल होता है डायपोल मोमेंट का म्यू। म्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये केस नंबर 2 में, ये क्या है एग्जांपल नंबर 1, तो एग्जांपल 2 में ये वाला क्लोरीन इधर, ये वाला क्लोरीन इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तभी यहाँ पर डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अपने एक एग्जांपल की तरफ, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे।
तो उम्मीद है आपने लास्ट डायपोल मोमेंट को क्या है और पोलैरिटी कैसे चेक करना है वो समझ गया होगा और उस स्लाइड को नोट कर लिया होगा। अब हम अपने इस आर्टिकल के एक एग्जांपल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको ये एक ऑर्डर या फिर ट्रिक बता दे रहा हूँ, या इसको पहचानने का तरीका क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस कंपाउंड का माइनस आई, उस एटम का माइनस आई इफेक्ट रहेगा, और जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट रहेगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, यानी कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा पोलर उसका उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मैंने आपको ट्रिक शुरुआत में बताया था, फोन कॉल ब्रो, यहाँ लिख लीजिए उसको, ये आपको बहुत काम आएगी, फोन कॉल ब्रो, ये हमारा ट्रिक है, फोन कॉल ब्रो, फोन कॉल ब्रो, इसको यहाँ लिख लीजिए आपको यहाँ। तो अब हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा पोलर है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि जो मिथाइल अल्कोहल है वो ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल। इसका रीजन क्या है, ऑक्सीजन तो दोनों में और प्लस आई इफेक्ट तो दोनों में। कैसे हमें पता चला, इथाइल के पास 2 प्लस आई इफेक्ट है और इसके पास 1 प्लस आई इफेक्ट है थ्रू एल्काइल ग्रुप, दोनों के पास प्लस आई इफेक्ट कॉमन है। और ऑक्सीजन का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, यानी कि अटैक करने का। तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इथाइल क्या है ना, उसके पास 2 प्लस इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दे देंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होगा ना, मिथाइल में है पोलैरिटी ज्यादा हो, जैसे दोनों, जैसे मिथाइल है और ऑक्सीजन है, दोनों एक दूसरे को ऐसे कर खींच रहे हैं। और इथाइल और ऑक्सीजन में क्या हुआ ना, दोनों एक दूसरे को आराम से खींच रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को दे दिया है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे इसका सिंपल रीजन क्या हो जाएगा कि CH3OH is more polar than CH2H5OH because C2H5OH give more electron through inductive effect and reduces electronegativity on ऑक्सीजन। तो ये अपना क्वेश्चन था कि CH3OH ज्यादा पोलर क्यों है C2H5OH से। इसका रीजन ये रहा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले पार्ट पे बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला एप्लीकेशन क्या था इंडक्टिव इफेक्ट का, इट एक्सप्लेन्स द डायपोल मोमेंट, वो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इट एक्सप्लेन्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड और बेस को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप ये ट्रिक समझ जाओ, एसिड बेस, एसिड को आप आइडेंटिफाई और बेस को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। एसिड का ट्रिक है AD और इसका क्या है ADD। एसिड में A है तो यहां पर क्या हो जाएगा AD और बेस में ADD। तो एसिड A फॉर एक्सेप्ट और D फॉर डोनेट, सेम यहां पर भी होगा। तो एसिड क्या एक्सेप्ट करता है OH माइनस को, एसिड क्या एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और डोनेट क्या करता है H प्लस को। और एसिड जो डोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, बेस, यानी कि H प्लस। और बेस क्या डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, और क्या डोनेट करता है OH माइनस को। यानी कि बेस जो डोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, एसिड, और एसिड जो डोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, बेस। ये है सिंपल ट्रिक टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। आप इसको हार्ट के अंदर बंद कर दीजिए, और हार्ट थोड़ा अच्छा नहीं बना क्योंकि मेरे पास हार्ट नहीं है आज के समय में, मतलब वो नहीं है मेरे पास। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, जो कि क्या है, इट एक्सप्लेन्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो नोट कर लिया। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, यानी कि जो एटम का माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब मैं आपको इसका अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे निकाला जाता है। तो आप वीडियो में आगे बने रहें और एग्जाम्पल को एंजॉय करें। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ CH3, यहाँ फ्लोरीन C डबल बॉन्ड OH।
तो आपको एसिड बनाने के लिए या स्टेबिलिटी उसका बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, -H+ करके, यानी कि जो एटम या जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, जो कंपाउंड या एटम आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप उसका क्या बनाओगे, कॉन्जुगेट बेस, यानी कि उससे -H+ कर दोगे। तो इसका हम लोग जैसे H+ माइनस करेंगे, -H+, तो क्या हो जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ पर क्या है CH3 फ्लोरीन C डबल बॉन्ड O पे माइनस। तो दोनों का आप कॉन्जुगेट बेस बना दिए हो, और अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इफेक्ट लिखेंगे। पहला स्टेप 1 क्या है, कॉन्जुगेट बेस बनाना। स्टेप 2 क्या है, राइट द इफेक्ट। ये क्या है, ट्रिक है, यानी कि फ्लो चार्ट बोल सकते हैं आप उसको, कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉन्जुगेट बेस बनाना। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, कंपाउंड से -H+ करके, आपको बताया था एसिड क्या देता है H+। उसके बाद स्टेप 2 क्या है आपका, राइट द इफेक्ट। अब जो कंपाउंड के साथ एटम कनेक्टेड उसका इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर है CH3, तो इसका क्या है +I इफेक्ट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो CH3 और फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है ना, हमेशा आप एक चीज नोट कर लो कि -I का जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा रहेगा किससे, एज कंपेयर टू +I। तो ये है मतलब हमेशा -I जहां पर है उसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू +I। तो यहाँ +I इफेक्ट का CH2 है, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, फ्लोरीन को देंगे, तो इसका क्या है -I। और जैसा कि आपको मैंने बता चुका है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट दोनों में से किसका है, इसका। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस B इज मोर देन A, और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन A। ये क्या है इसका आंसर लिखने का तरीका। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में बोला रहे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर था इस चैनल का, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम लोग करेंगे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन में बोला रहे हमको कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, यानी कि जहां पर -I है या जो कंपाउंड का -I इफेक्ट ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रहेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे करेंगे, पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, यानी कि H+ को माइनस कर देंगे, उसके बाद स्टेप 2 क्या रहेगा, उसका इफेक्ट लिख देंगे। तो ये दोनों काम कर लिए। तो CH3 यहाँ पर O पे माइनस आ गया और यहाँ पर भी O पे माइनस आया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इफेक्ट रखेंगे, एक का -I इफेक्ट है और एक का +I इफेक्ट है। तो -I एसिड का ज्यादा करता है, तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, B इज मोर देन A, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, B इज मोर देन A। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं, और उसके बाद हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेंगे। तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताने के सबसे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, -H+। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया Cl CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, F CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस। अब हम लोग देखेंगे कि -I इफेक्ट तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर फ्लोरीन है, -I इसका -I इसका। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारे लिए दुविधा हो गया कि -I इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ऐसी बात हो गया कि आपकी क्रश आपको भी देखती है, आपके दोस्त को भी देखती है। अब आप फंस गए कि देख साली किसको रही है, बहन की देख किसको रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो कंपाउंड का उतना ही -I इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा, और -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो कंपाउंड फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, फोन कॉल ब्रो। तो फ्लोरीन फिर क्लोरीन, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हमारा स्टेबिलिटी
ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, फ्लोरीन कहाँ पर है, बी में, तो बी इज मोर देन ए, और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। इसको ऐसे सॉल्व करने का ये क्या है, तरीका है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में बोले रहे एसिडिक स्ट्रेंथ बताने, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, जो कंपाउंड या एटम का माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतने उसका एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। कॉन्जुगेट बेस बनाओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, माइनस आई इफेक्ट उसका इफेक्ट जो भी रहे उसको लिख दो, और ऐसे करके इसको प्रेजेंट करके इसके आंसर को दे दो। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अपने अलग एप्लीकेशन के ऊपर। तो उम्मीद है आपने पहला एप्लीकेशन जो कि था डायपोल मूवमेंट का अपना स्टेबिलिटी उसको देख लिया। अब दूसरा एप्लीकेशन था एसिडिक एसिडिक का स्ट्रेंथ बताने माइनस आई के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको देख लिया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा एप्लीकेशन जो कि है इट एक्सप्लेन्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। बेसिस के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये आप अगर पढ़े हुए, अगर आपने 12th और 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये लगता होगा कि ये 12th के पार्ट चल रहा है। और हाँ, ये ऑब्वियस है क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ाई रहती है बीएससी की, वो 12th से और 11th से ही कनेक्टेड रहती है। पर इसमें एक नया टॉपिक अगर कार्बिन, वो आपका एकदम नया टॉपिक रहने वाला है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, यानी कि जो एटम का प्लस आई इफेक्ट रहेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है CH3NH2, यहाँ पर है CH3CH2NH2। तो बेसिक स्ट्रेंथ में जैसे हम लोग माइनस H प्लस करते थे, यहाँ पर हम लोग प्लस H प्लस करेंगे, प्लस H प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, CH3NH3 पे प्लस, कहेंगे इसका जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर सुपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3CH2NH3 के ऊपर प्लस। तो प्लस को कौन स्टेबल करता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या है 1 प्लस आई, इसका क्या है 2 प्लस आई। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, बी का ज्यादा होगा ए से, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, बी इज मोर देन ए। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक बता देता हूँ डायरेक्ट, माइनस को कौन स्टेबल करेगा, माइनस आई, और प्लस को कौन स्टेबल करेगा, प्लस आई। जहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था माइनस था, तो उसको कौन स्टेबल किया, माइनस, और जहां पर प्लस रहेगा उसको कौन स्टेबल करेगा, प्लस आई माना। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए रहोगे। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट, क्या है, चाचा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि रेजोनेंस क्या होता है। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा वो कंपाउंड उतना ही क्या रहेगा, स्टेबल। यानी कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग रहेगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब किस केस में रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेजोनेंस को फाइंड करने का ट्रिक क्या है, CS यानी कि कॉन्जुगेशन, और S यानी कि रेजोनेंस स्टार्ट। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। रेजोनेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, नेगेटिव लोन पेयर और पॉजिटिव दोनों को डबल बॉन्ड मानेंगे। और कंजुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि कंजुगेशन वापस से रिपीट हो रहा है। अगर कंजुगेशन हो रहा है तो रेजोनेंस को स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि रेजोनेंस में हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव लोन पेयर और पॉजिटिव, इन दिनों क्या मानेंगे हम लोग, एज अ डबल बॉन्ड। और जहां पर डबल बॉन्ड होगा, जहां पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टार्ट। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग ग्रुप, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा। अब CS देखेंगे, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस स्टार्ट। कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव लोन पेयर और पॉजिटिव को एज अ डबल बॉन्ड मानेंगे और रेजोनेंस को स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको ये टॉपिक से एकदम प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, बेइंतहा इश्क हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं 3 एग्जांपल ले लिया हूँ, एक CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, एक Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस और Cl CH2 CH3। इन तीनों केस में आपको देखना है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस के लिए आप डायरेक्ट क्या देखोगे, यहाँ लिख लो कॉन्जुगेशन S CS। कंप्यूटर साइंस नहीं हमारा बीटेक ब्रांच का ये है CS, जो कि हम BSc वाले समझ सकते हैं कि हम लोग CS पे नहीं कर, बेकार ब्रांच है। तो बेकार तो नहीं, जैसे जिसका इंटरेस्ट, तो हमारा क्या है CS कंजुगेशन फिर रेजोनेंस स्टार्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव लोन पेयर और पाई लोन पेयर और पॉजिटिव को हम लोग एज अ डबल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। तो नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन CS, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस। अब यहाँ दूसरा केस देख लीजिए आप, Cl सिंगल बॉन्ड, तो Cl के पास ऊपर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर को हमने क्या माना था, लोन पेयर को क्या माना था, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव को क्या माना था, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस स्टार्ट। तो ये भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस। अब हमारा तीसरा एग्जांपल एंड लास्ट, क्लोरीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, या कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये कंपाउंड हमको रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा, रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। ये कंपाउंड हम लोग को रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं या बता देता हूं कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसा कि एक आपको बता देता हूं कि जो नेगेटिव हो यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड और ये माइनस, यानी कि अगर जो कंपाउंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। होप करता हूं आपको ये एग्जांपल्स और ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बढ़ने चल रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, माइनस को कौन स्टेबल करेगा, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, और प्लस को कौन स्टेबल करेगा, प्लस आई और प्लस आर। तो मुझे पता है कि आपको शॉक लगेगा माइनस और प्लस आई प्लस आर को देख के, तो इसका सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। माइनस आर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, माइनस आर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो एटम बेंजीन रिंग के छात कनेक्टेड है, उसके पास अगर लोन पेयर नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, माइनस आर, और प्लस आर का क्या होगा, एटम जो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड, उसके पास लोन पेयर, यानी कि जो एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो क्या इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर। और जो एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है वो अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो क्या इफेक्ट शो करेगा, माइनस आर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि ये है फिनॉल, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक अच्छा सा 2 ठो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, आपको पूरा अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा क्या है, फिनॉल OH, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस पे जाएगा। एज अ BSc ग्रेजुएट मुझे आप पे होप है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। अगर नहीं बनाता आता है तो आप देख लो, देख के सीखो। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि मैं रेजोनेंस का एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा था, 50 मिनट्स का अप्रोक्स बना था, पर एडिट करने के समय कुछ गलतियों के कारण
वो वीडियो डिलीट हो गया, तो उसमें मेरा एकदम डिसअपॉइंटमेंट सा हो गया था, तभी कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाला था मैं। तो अभी रेजोनेंस को यहाँ पर मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ रफ में। तो ये जैसे लोन पेयर है, यहाँ पर क्या बना दे डबल बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे में आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग जैसे शुरुआत में था अभी भी वो वही है, बस अंदर का उसका जो डबल बॉन्ड्स है वो अपने पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो रेजोनेंस क्या होता है, बस एक चक्र का घुमाव, बस एक चक्र के घुमाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। नेगेटिव आया यहाँ पर गया, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो चेंज करके एंड ऑफ द डे में सब वही है। ये है फिनॉल का एग्जांपल। तो ये क्या हमें इफेक्ट देगा, ये देगा प्लस आर इफेक्ट। क्यों, बेंजीन रिंग के साथ जो है एटम कनेक्टेड, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो क्या इफेक्ट देगा, प्लस आर। और माइनस आर का एग्जांपल क्या होता है, जो एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है, जैसे कि हमारा NO पे माइनस, तो इसके पास N के पास तो लोन पेयर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, पर यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रखा है, 4, 1 2 3 और ये चौथा 4 यहाँ पर। तो इसका जो है लोन पेयर वो बॉन्ड पेयर पे कन्वर्ट हो चुका है, तभी इसके ऊपर कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव साइन। तो इसके पास तो नहीं है, तो ये अपने को क्या इफेक्ट शो करेगा, माइनस आर। इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर क्या ऐसे हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है इधर चल जाएगा, ये इसके ऊपर चल जाएगा। तो N पे प्लस, यहाँ O पे माइनस, यहाँ O पे माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, फिर ये ऊपर चल जाएगा। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था, फाइनल स्टेप पे डबल बॉन्ड यहाँ पर है, N के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि माइनस आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले लेता है, अपने एटम की तरफ ऊपर ले लेता है, तब यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव क्यों क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, ये देखिए यहाँ पर था पहले डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से चल गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर कार्बन 3 बॉन्ड हो गया, उसको चाहिए, तो यहाँ से फिर नीचे वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो गया। तो रेजोनेंस में क्या होता है, बस बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, बॉन्ड घूमते रहता है, उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। प्लस आर और माइनस आर आप समझ गए होंगे, जो एटम बेंजीन के साथ कनेक्टेड है उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस आर, और जो एटम बेंजीन के साथ कनेक्टेड उसके पास लोन पेयर नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आर इफेक्ट हो जाएगा। बस मैं अभी आपको 2 पॉइंट और बता देता हूँ, फिर हमारा रेजोनेंस भी खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक लिख के दे दिया है कि माइनस को कौन स्टेबल करता है, माइनस है और माइनस आर, प्लस को कौन स्टेबल करता है, प्लस आर और माइनस आर को मैंने आपको पता करने का ट्रिक बता दिया है। और अब मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ कि रेजोनेंस डजंट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन में रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करता है, यानी कि वहां पर अगर प्लस आर का ग्रुप भी है या माइनस आर का ग्रुप भी है, वहां पर रेजोनेंस हम शो नहीं करेंगे। क्यों, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, इसको साइंटिस्ट लोग कभी फाइंड नहीं किया, अगर फाइंड करेंगे तो आपको श्योरली बताऊंगा। तो मेटा पोजीशन क्या होता है, जैसे कि ये कोई भी एटम कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। अगर इस पोजीशन पे कोई भी एटम रहे तो वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक और एक्सेप्शन क्या है कि क्लोरीन का जो माइनस आई है वो डोमिनेट करता है एज ऊपर माइनस आर के ऊपर। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये फंडामेंटल है। पहला फंडामेंटल क्या था कि मानना पड़ेगा आपको, क्या कर सकते हैं कि रेजोनेंस मेटा पोजीशन में ऑपरेट नहीं करेगा, और दूसरा क्या है, क्लोरीन डोमिनेट करेगा ओवर माइनस आई, डोमिनेट करेगा ओवर माइनस आर इन केस ऑफ क्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। इसे बोला है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको पता है कॉन्जुगेट बेस बनाना है, एच तीनों में था, मैंने माइनस एच पहले हटा दिया। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका क्या इफेक्ट होगा, माइनस आर, इसका यहाँ पर माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन में फ्लोरीन है और रेजोनेंस डजंट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, और Na2 का क्या है, प्लस आर। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
तो कॉन्जुगेट बेस का हम लोग को स्टेबिलिटी बताना है, यानी कि H प्लस रिमूव करने के बाद तो माइनस को कौन स्टेबल करता है, माइनस। अब माइनस R और माइनस I, तो एक और पॉइंट क्या है कि रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस क्या है ना, वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। इसका रीजन क्या है, रेजोनेंस में क्या होता है, उसके एक तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो क्या रहता है, ज्यादा पावरफुल रहता है। जैसे आप लोग दो भाई खड़े हो, आप लोग ज्यादा पावरफुल हो कि आप लोग दो एनिमी खड़े हो, वो लोग ज्यादा पावरफुल है। दो भाई खड़े हो, चार भाई खड़े हो, पांच भाई, फिर उनके केस में देखे थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि 5 एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बना, तो वो ज्यादा स्टेबल है। अपने टाइप के लोग ही के साथ हम स्टेबल हो पाते हैं। आप अच्छे आदमी हो तो अच्छे आदमी के साथ ही स्टेबल हो पाओगे, आप गंदे आदमी के साथ स्टेबल नहीं हो सकते, दोस्ती नहीं कर सकते। और से ही यहाँ पर जो क्या नाम है, रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, पर रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आई है, माइनस आर है, दोनों माइनस को स्टेबल करते हैं, पर ज्यादा कौन स्टेबल करेगा, माइनस आर वाला। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए ज्यादा हो जाएगा बी से। और इन द केस ऑफ सी, इसके पास क्या, प्लस आर, प्लस तो माइनस को खराब ही करता ही है, तो ये इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा ए बी सी, इसका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेजोनेंस के बारे में ये पूरा ओवरऑल था, समझ में आया होगा। और ये मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट लगाए हैं, और इसको ऑर्थोमेटा पारा। तो उम्मीद है आपने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों को अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायपोल मोमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे और क्या क्या पढ़ सकते हैं। होप करता हूं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आपके दोस्त को हम लोग ज़्यादा हेल्प कर सके। सबका साथ सबका विकास, हमारी यही एम है। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर करके जाए, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार जरूर करें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जल्दी जल्दी डालेंगे।